भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नई दिल्ली में जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समापन सत्र को करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बैठक में शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व नेताओं की रेटिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार। विश्व के 70% वयस्क लोगों ने पीएम मोदी का किया अनुमोदन। मुख्यमंत्री ने प्राथमिक शिक्षा का स्तर बेहतर करने पर दिया बल। कक्षा 1 से 8 तक के 1 करोड़ 80 लाख छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म और बैग के लिए दिया अनुदान। और कानपुर में जीका वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जा रहे हैं गंभीर प्रयास। संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 79। अस्पतालों को रखा गया अलर्ट मोड पर। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जारी है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पुष्पांजलि अर्पित की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कार्यकारिणी के बाहर लगी प्रदर्शनी को भी देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व नेताओं की रेटिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार हैं। 70% अनुमोदन के साथ वे रेटिंग सूची में सबसे ऊपर हैं। पीएम मोदी को पूरे विश्व के वयस्क लोगों से अधिकतम अनुमोदन मिला है। वर्ष 2019 में मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के पूरे विश्व से आंकड़े एकत्र करने की शुरुआत से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 60% से अधिक अनुमोदन मिलता रहा है। मेक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रे मैनुअल लोपेज ऑब्रेडोर 66% के साथ दूसरे स्थान पर हैं। इसके साथ ही 58% अनुमोदन के साथ इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी तीसरे स्थान पर, 54% के साथ जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल चौथे स्थान पर, 47% के साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन 5वें स्थान पर हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 44% के साथ छठे स्थान पर हैं। मॉर्निंग कंसल्ट ने ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, जापान, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया, स्पेन, ब्रिटेन और अमेरिका के नेताओं के लिए अनुमोदन रेटिंग आंकड़ा एकत्र किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा परिषद के कक्षा 1 से 8 तक के 1 करोड़ 80 लाख छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म बैग के लिए प्रति छात्र 1100 रुपए उनके परिजनों के खाते में अंतरित किए। मुख्यमंत्री ने योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए छात्र छात्राओं के परिजनों के खाते में डीबीटी के माध्यम से धनराशि का अंतरण किया। ये पैसा छात्रों को 2 यूनिफॉर्म खरीदने के लिए 600 रुपए, स्वेटर के लिए 200 रुपए, 1 जोड़ी जूता और 2 जोड़ी मोजे के लिए 125 रुपए, स्कूल बैग के लिए 175 रुपए दिए जा रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही शेष 60 लाख बच्चों के अभिभावकों के खातों का सत्यापन कर उनके खाते में भी धनराशि का हस्तांतरण किया जाएगा। आज का यह कार्यक्रम शासन की योजना का लाभ उन सभी अभिभावकों तक पहुंचाने जो अपने बालियों को बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में भेज करके उनके उज्जवल भविष्य के लिए अपने स्तर पर प्रयास करते थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति इसमें आड़े आती थी। आज बेसिक शिक्षा परिषद ने डीबीटी के माध्यम से
उन सभी बच्चों के लिए ये सुविधा उपलब्ध कराई है। मैं विश्वास करूंगा कि केवल हमारी जिम्मेदारी यहीं पे समाप्त नहीं होती है। इन 1,20,00,000 बच्चों तक धनराशि पहुंचने के बाद उन बच्चों के लिए यूनिफॉर्म, उन बच्चों के लिए स्वेटर, जूते मोजे, बैग, बुक्स, ये सभी क्वालिटी के साथ अभिभावक उसी पर पैसा खर्च करें। यह हर विद्यालय के प्रधानाचार्य और हर कक्षा के जो क्लास टीचर होंगे उनको इसके साथ जोड़ने की आवश्यकता है कि वे इसको सुनिश्चित करवाएंगे कि बच्चे यूनिफॉर्म में ही स्कूल आएंगे। बच्चे स्कूल में आएंगे तो मॉर्निंग असेंबली में इस बात को देखने की आवश्यकता है कौन बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, कौन नहीं आ रहे हैं। जो नहीं आ रहे हैं उस कक्षा के शिक्षक के द्वारा उस अभिभावक से संपर्क करना। जो बच्चे यूनिफॉर्म में नहीं आ रहे हैं उनके अभिभावकों को बैठक बुला करके प्रधानाचार्य उनके साथ संवाद बनाए। बच्चे स्कूल आते हैं तो नाखून कटे हों, बाल बना करके आए, स्नान करके आए, दांतून करके आए। एक व्यवस्था साफ सफाई के प्रति, न केवल व्यक्तिगत साफ सफाई के प्रति बल्कि क्लास में भी बैठने का तरीका किस रूप में होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा ही राष्ट्र नायक बनाती है, इसलिए बेसिक शिक्षा विभाग तकनीक का अधिक से अधिक प्रयोग कर बच्चों को शिक्षित करने का कार्य करें। अगर इन बच्चों को इस समय नहीं सिखाएंगे तो आगे चल करके वे सीख नहीं पाएंगे। ये सभी बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में होना चाहिए। सामान्य जानकारी, सामान्य शिष्टाचार, सामान्य संस्कार ये बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के माध्यम से बताई जाने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि जो संस्कार, जो शिष्टाचार बेसिक शिक्षा परिषद के इस प्रारंभिक 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान या 8 वर्ष के कार्यकाल के दौरान परिषदीय विद्यालयों के माध्यम से इन बच्चों को दिया जाएगा, यही राष्ट्र की आधारशिला बनने वाली है। याद रखना, अगर शिक्षा अधूरी है, संस्कारहीन है, शिष्टाचार विहीन है तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वह व्यक्ति राष्ट्र नायक और राष्ट्रद्रोही के बीच कोई अंतर महसूस कर पाए। आज अगर कभी कभी इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है तो उसका कारण प्रारंभिक समय में अभिभावक के द्वारा शिक्षा के प्रति, बाल्य के प्रति वह रुचि न लेने का भी एक कारण हो सकता है। और इसीलिए मैं चाहूंगा कि उन बच्चों के प्रति अभी से प्रयास करके हम उनको बताएं। मॉर्निंग असेंबली के समय सब बताए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि अक्सर ये भटकाव तभी शुरू होता है जब व्यक्ति को मालूम नहीं होता है कौन देश का मित्र है, कौन देश का शत्रु है। जब हम एक ही तराजू में मित्र और शत्रु को तोलने लगते हैं, राष्ट्र नायक और राष्ट्रद्रोही को तोलने लगते हैं, तो स्वाभाविक रूप से वह व्यक्ति की योग्यता पर ही प्रश्न खड़ा कर देता है। और बेसिक शिक्षा परिषद के अपने, मुझे लगता है कि हमारे बेसिक शिक्षा परिषद में प्रदेश के अंदर लगभग 6 लाख के आसपास प्रधानाचार्य, शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और अन्य प्रकार के हमारे पास जो भी इस फील्ड में कार्य करने वाले, अपनी सेवा देने वाले महानुभाव हैं, इनकी संख्या है। ये लोग अगर इस जिम्मेदारी को उठाएंगे बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। मुख्यमंत्री द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट योजना के माध्यम से अमेठी में भी कक्षा 1 से 8 तक के छात्र और छात्राओं के अभिभावकों के बैंक खाते में 1100 रुपए की धनराशि का हस्तांतरण किया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी दिखाया गया। वहीं अभिभावकों ने बताया कि वे लोग मुख्यमंत्री की इस पहल से बहुत खुश हैं। कार्यक्रम के आयोजक शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि महेंद्र जायसवाल ने बताया कि इस महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से अभिभावकों के बैंक खातों में ड्रेस, बैग और
जूता मोजा के लिए ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। यहाँ पे आई, हमारा बच्चा जो है प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है। जो है ड्रेस के लिए, मोजा के लिए, जूता के लिए उसके खाते में पैसा जाएगा। हमारी जो है स्कूल में ड्रेस, जूता और स्वेटर बटे यही बड़े पैसा खाता में भेजिए मोदी साहब, यही बड़े आए हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इटावा में नवनिर्मित जिला कारागार का उद्घाटन किया। 1942 बंदियों की क्षमता वाले इस कारागार को केंद्रीय कारागार का दर्जा मिला है। मुख्यमंत्री योगी ने जनपद के लिए 454 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 21 परियोजनाओं का लोकार्पण और लगभग 13 करोड़ रुपए से अधिक की 27 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पहले की सरकार में लोग भयभीत रहते थे। जब से उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार बनी है तब से अपराधों में कमी आई है। हमारी सरकार ने जमीनी स्तर पर काम किया है और सभी सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाया है। विकास की इन परियोजनाओं के माध्यम से, जिसमें लोकार्पण की योजनाएं 454 करोड़ 22 लाख रुपए से अधिक की हैं और 21 परियोजनाएं हैं, तथा शिलान्यास की भी परियोजनाओं का आज यहां पर एक साथ यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। भाइयों बहनों, विकास की ये परियोजनाएं केवल भारतीय जनता पार्टी के समय ही होता है कि हम शिलान्यास भी करते हैं और उद्घाटन भी करते हैं। जब नीयत साफ नहीं होती, बेईमानी और भ्रष्टाचार सिर चढ़ करके बोलता है, अगर धोखे से सत्ता मिल ही गई तो वह व्यक्ति भले ही शिलान्यास कर ले, लेकिन जनता उसे लोकार्पण करने लायक नहीं बनाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद औरैया में 280 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले राजकीय मेडिकल कॉलेज का कल शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने 12 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। ये परियोजनाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, किसान कल्याण केंद्र, अग्निशमन केंद्र, सेतु एवं सड़क, गौआश्रय स्थल से संबंधित हैं। मुख्यमंत्री ने एक साथ औरैया जनपद में लगभग 450 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए जनपद वासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि वर्ष 1947 से लेकर 2017 तक प्रदेश में 70 वर्षों में केवल 12 मेडिकल कॉलेज थे। वर्तमान सरकार अपने 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले प्रत्येक जनपद में 1 मेडिकल कॉलेज देने जा रही है। 32 मेडिकल कॉलेजों पर कार्य चल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति प्रदेश में प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा का बेहतर वातावरण दिलाने का माध्यम है। हम अपने धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों को भी संपन्न कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ विकास की परियोजनाओं को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। विकास के सभी परियोजनाएं आप सबके लिए मंगलदायी हो, इस विश्वास के साथ आज हम सब इस औरैया जनपद में आए हैं। एक साथ आपके इस जनपद में लगभग 450 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का जो कार्यक्रम हो रहा है, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। दीपावली और भैया दूज की हृदय से बधाई और शुभकामना देते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कौशाम्बी के शहजादपुर में गंगा नदी पर निर्माणाधीन गंगा ओवरब्रिज का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित को कार्य जल्द से जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया। उप मुख्यमंत्री ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने बताया कि 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ चर्चा की गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रदेश में भाजपा कौशाम्बी की तीनों सीटों पर अधिक मतों से जीत हासिल कर प्रदेश में 300 से अधिक सीटें जीतेगी।
2022 का जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर के भी कार्यकर्ताओं से संवाद हुआ है और संवाद में बहुत उत्साह मिला है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम कौशाम्बी की तीनों सीटें पिछले चुनाव की तुलना में और अधिक वोटों से जीतेंगे और प्रदेश में 300 से अधिक सीटें जीतेंगे। भाजपा की प्रदेश में लहर चल रही है। सपा, बसपा, कांग्रेस सहित सारे विरोधी दल अगर एक साथ लड़ेंगे तब भी जैसे 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का कमल खिला था वैसे 2022 में भी कमल खिलेगा। कोरोना महामारी के असर के कम होते ही प्रदेश में राजस्व की प्राप्ति में लगातार वृद्धि हो रही है। लखनऊ में आज प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि पिछले अक्टूबर के मुकाबले 2021-22 अक्टूबर में राजस्व में काफी बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि जीएसटी, आबकारी एवं निबंधन में भी राजस्व की प्राप्ति लक्ष्य के आसपास प्राप्त की गई है। अक्टूबर 2021 में प्रदेश सरकार के मुख्य कर और करेत्तर राजस्व वाले मदों में 997.33 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। मुख्य कर और करेत्तर राजस्व वाले मदों में वित्तीय वर्ष 2021-22 के अक्टूबर माह में कुल 11,670.12 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ, जबकि वर्ष 2020-21 के अक्टूबर महीने में 10,672.79 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। इस प्रकार कुल 997.33 करोड़ रुपए अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। लगातार कोरोना की वजह से जो आर्थिक गतिविधियां स्लो हुई हैं अब पूरी तरह से पटरी पर आती दिखाई पड़ रही हैं और इसीलिए कर और करेत्तर राजस्व की जो प्रमुख मदें हैं उसमें पिछले वर्ष के मुकाबले में वृद्धि दिखाई पड़ती है। जीएसटी के अंतर्गत अक्टूबर 2021 में कुल 4,208.56 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति हुई, जबकि गत वर्ष अक्टूबर 2020 के महीने में 3795.44 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई थी। जनपद कानपुर में जीका वायरस संक्रमण स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के लिए चुनौती बनता जा रहा है। वहां जीका वायरस संक्रमित 13 नए मरीज पाए जाने के बाद कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 79 पहुंच गई है। जीका वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए नगर निगम में इंटीग्रेटेड कमांड सेंट्रल कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के अधिकारी संक्रमण नियंत्रण के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। कानपुर नगर के जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर टीम के साथ निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा साफ सफाई रखने और सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। स्थिति को काबू करने के लिए टीम गठित कर संभावित संक्रमित व्यक्तियों के नमूनों की जांच की जा रही है। जनपद कानपुर नगर में आज दिनांक 6 नवंबर 2021 तक जीका वायरस के कुल 79 पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं। प्रत्येक पॉजिटिव केस को हेल्थ डिपार्टमेंट के आरआरटी टीम के द्वारा घर घर जा करके उनका विजिट करके उनका वाइटल्स लिया जा रहा है और उनको जो सावधानियां बरतनी है उसके बारे में सलाह भी दिया जा रहा है। सोर्स रिडक्शन, साफ सफाई और सैंपलिंग का कार्य लगातार जारी है और जो जीका पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनके लगातार उनसे फीडबैक लेने के लिए, उनके वाइटल्स की मॉनिटरिंग करने के लिए ICCC में जीका कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, जिनके द्वारा सुबह और शाम जीका पॉजिटिव पेशेंट से टेलीफोन के माध्यम से बातचीत की जा रही है और उनके वाइटल्स की मॉनिटरिंग की जा रही है। जीका के रोकथाम हेतु आप सब लोगों से अपेक्षा है कि घर के अंदर साफ पानी एकत्रित ना होने दें, मच्छरदानी का प्रयोग अवश्य करें। प्रदेश सरकार, शासन, प्रशासन और हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय की तरफ से जो भी आदेश आते हैं तो उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं, उस स्टेप लेते हैं। बीते दिनों जब पेट्रोलियम पदार्थों और खाद्य तेलों के दामों में इजाफा हुआ तो कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर जमकर राजनीति की, लेकिन केंद्र सरकार ने जब पेट्रोलियम पदार्थों पर एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती की तो कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के शासन वाले राज्यों ने अपने हिस्से से वैट में कमी नहीं की है। विपक्षी दलों द्वारा जनता को राहत के नाम पर इस दोहरे रवैये पर भाजपा बेहद मुखर हो गई है। बीजेपी ने विपक्षी राज्यों में सड़कों पर प्रदर्शन किया और वैट में कमी करने की पुरजोर तरीके से मांग की है। केंद्र सरकार ने दीपावली के मौके पर देशवासियों को बम्पर तोहफा देते हुए
पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी में कटौती की थी, जिसके बाद देश के तमाम राज्यों ने भी पेट्रोल डीजल पर अपने हिस्से के वैट में कमी करके लोगों को बड़ी राहत दी है। लेकिन अभी भी कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने वैट में कटौती नहीं की है, जिसे लेकर ये मुद्दा पूरी तरह से राजनीतिक बन गया है। केंद्र की मोदी सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी की कटौती की थी, तो वहीं करीब 2 दर्जन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भी पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट में कमी की है। दामों में कमी करने वाले ज्यादातर राज्य भाजपा और एनडीए शासित राज्य हैं, लेकिन जिन राज्यों ने वैट में कटौती नहीं की है उनमें कांग्रेस समेत विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्य शामिल हैं। बीते कुछ समय से कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल सरकार के खिलाफ पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़ते दामों को लेकर हमलावर थे, लेकिन केंद्र की पहल के बाद राज्य सरकार अपने हिस्से से जनता को राहत देने से कन्नी काट रही है। जिन राज्यों ने अभी तक अपने हिस्से के वैट में कटौती नहीं की है उनमें शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस शासित महाराष्ट्र, आम आदमी पार्टी शासित दिल्ली, टीएमसी शासित पश्चिम बंगाल, डीएमके शासित तमिलनाडु, टीआरएस शासित तेलंगाना, वाईएसआरसीपी शासित आंध्र प्रदेश, लेफ्ट शासित केरल, एनपीपी शासित मेघालय, झामुमो शासित झारखंड, कांग्रेस शासन वाली छत्तीसगढ़, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्य शामिल हैं। पेट्रोल की कीमत में सबसे ज्यादा कटौती केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में की गई है, उसके बाद कर्नाटक और पुदुचेरी हैं। ओडिशा ने भी अपने राज्य की जनता को राहत देने के लिए 3 रुपए वैट की कमी की है, लेकिन बाकी विपक्षी दलों ने बड़ा दिल नहीं दिखाया है। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों की सरकारों वाले राज्यों में अब दबाव और ज्यादा बढ़ने लगा है। पंजाब की कांग्रेस सरकार के खिलाफ अकाली दल ने प्रदर्शन किया और राज्य सरकार ने वैट में कटौती की मांग की है। इस बीच भाजपा ने भी तमाम राज्यों में जनता को राज्य सरकारों द्वारा राहत दिलाने के लिए मुखर रुख अपना लिया है, जिसके बाद कई राज्यों में न सिर्फ भाजपा सड़कों पर उतरी है बल्कि राज्य सरकारों से वैट कम करने की जोरदार मांग की गई है। असम, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, कर्नाटका, गुजरात सबने कर दिए। उत्तर प्रदेश ने तो 12 रुपए से कम कर दिए। तो कांग्रेस सरकारें क्यों नहीं कर रही हैं? बहुत गरीबों की चिंता की बात कर रहे थे, महंगाई की बात कर रहे थे, तो उन्होंने क्यों नहीं दाम किए उनके सरकारों ने? और अशोक गहलोत जी की सरकार जो है अब कह रही है अरे और गिरेंगे तो हम सोचेंगे। Fortunately, the finance minister of Kerala yesterday, in a press conference, he asserted that the government of Kerala is not going to reduce the price hike. It is totally unfortunate. In spite of the government of India reducing the excise duty and price of the fuel, the Congress ruled states and the other ruled states are not reducing their VAT, and by which the petrol and diesel price, though it is reduced because of the government of India step, is not being reduced in the various states. जहां सरकार पेट्रोलियम पदार्थों के दामों को कम करने का काम कर रही है, वहीं देश भर में खाद्य तेलों की कीमतों में भी कमी लाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। केंद्र सरकार ने कच्चे पाम तेल, कच्चे सोयाबीन के तेल और कच्चे सूरजमुखी के तेल पर बेसिक ड्यूटी 2.5% से घटाकर 0 कर दी है, जिसके बाद प्रमुख खाद्य तेल कंपनियों कीमतों में 4 से 7 रुपए प्रति लीटर की कटौती की है। इसके अतिरिक्त इन तेलों पर कृषि उपकर को कच्चे पाम तेल के लिए 20% से घटाकर 7.5% और कच्चे सोयाबीन तेल एवं कच्चे सूरजमुखी तेल के लिए घटाकर 5% कर दिया गया है। आरबीडी पामोलिन तेल, रिफाइंड सोयाबीन और रिफाइंड सूरजमुखी के तेल पर बेसिक ड्यूटी मौजूदा 32.5% से घटाकर 17.5% कर दी गई है। सरकार ने पाम तेल, सूरजमुखी के तेल और सोयाबीन के तेल पर आयात शुल्क को भी तर्कसंगत बनाया है, तो वहीं NCDIX पर सरसों के तेल में वायदा कारोबार को निलंबित कर दिया गया है और स्टॉक की सीमा लागू कर दी गई है। कुल मिलाकर जहां केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा समेत एनडीए शासित राज्यों ने जनता को राहत देने के लिए बड़ी पहल की है, तो वहीं कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल पेट्रोल, डीजल समेत खाद्य तेलों के दाम पर सिर्फ सियासत करते नजर आ रहे हैं और अपने हिस्से से जनता को राहत देने के नाम पर सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। जनपद फतेहपुर की निवासी डॉक्टर माधुरी ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण लेकर ब्यूटी पार्लर और फैशन एकेडमी खोली है। उन्होंने स्वयं का रोजगार स्थापित करने के साथ ही बेरोजगार महिलाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास शुरू किया है। डॉक्टर माधुरी लगातार महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से समय समय पर जागरूक करती रहती हैं। डॉक्टर माधुरी ने बताया, ब्यूटी सैलून, बुटीक, फैशन डिजाइनिंग का प्रशिक्षण गरीब बच्चियों और महिलाओं के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि यहां से प्रशिक्षण लेकर हजारों महिलाएं स्वयं का रोजगार स्थापित कर चुकी हैं।
मेकअप नहीं आता था और मेरा मेन पर्पस मेकअप में था कि मुझे मेकअप में ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो हमने मेकअप की फील्ड में हम गए और धीरे धीरे हमने खुद को इम्प्रूव किया। उस चीज़ में हमने काफ़ी मेहनत की, 2-2 घंटे हम लोग लगातार काम किए हैं उस चीज़ पे। और आज मैम की नज़रों में हम एक मेकअप आर्टिस्ट के रूप में आगे आए हैं। यही कहना चाहूँगी, जो मेरी छोटी बहन है, यही कहना चाहूँगी, अगर तुम किसी लक्ष्य को चुनती हो, मुश्किलें तो बहुत आती हैं हमारे जीवन में, अगर हम उस मुश्किल को आज झेलते हैं तो वही हमारे कल का उज्जवल भविष्य बनता है। मैं एक आईटीआई की इंस्ट्रक्टर टीचर बनना चाहती हूँ। अगर मैं उस मुकाम पे नहीं करना चाहती तो एक खुद का ब्यूटी पार्लर खोलूँगी जिसमें लोगों को शिक्षित करूँगी, जो ग्रामीण परिवार है उनको निःशुल्क शिक्षा दूँगी, जिससे वो मेरे जैसे आगे बढ़ के अपने पैरों पे खड़े होकर उस चीज़ को कर सकें। हमारे साथ साथ 2, 3, 4 वो भी निकलेंगे, जिससे हमारे इस फतेहपुर जनपद को कई सारे फैशन डिज़ाइनर मिलेंगे। कई क्षेत्र में फैशन डिज़ाइनर होते हैं, उससे कि हमारे देश का, हमारे फतेहपुर जनपद का विकास होगा। ये सन 2002 से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी और तब और आज 2021 बहुत ज़्यादा डिफरेंस मैं फतेहपुर में देख रही हूँ। और ख़ास करके बालिकाएं, महिलाएं जो कि पहले घर से निकलती नहीं थी, घूंघट में रहती थी, इवन वो मेरे इंस्टीट्यूट में आई, सीखी और उन्होंने उन लोगों ने अपने को इतना सक्षम कर लिया कि आज वो पॉलिटिक्स में जा रही हैं, सामाजिक क्षेत्र में जा रही हैं, ट्रेनिंग फील्ड में जा रही हैं, खुद का अपना व्यवसाय कर रही हैं, कोई ना कोई रोजगार से जुड़ रही हैं या फिर समाज सेवा से जुड़ गई हैं। तो बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मेरी जर्नी से लोगों ने यहाँ पे बहुत सीखा और बालिकाएं, महिलाएं प्रेरित हुई और अपने को वो एक फतेहपुर में एक अपनी पहचान भी बना पाई हैं। गोवा में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार क्या कुछ खास रहने वाला है इस फिल्म महोत्सव में, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। हर साल गोवा में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के 52वें संस्करण के शुरू होने में अब कुछ ही वक्त बाकी है। ऐसे में इसकी तैयारी को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। 2020 में 51वें संस्करण ने अपनी चमक बिखेरी, जिसमें ओपन फॉर्म्स, वर्कशॉप्स, मास्टर क्लासेस, डिस्कशंस में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आम लोगों ने खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब 2021 में भी सभी को उम्मीद है कि इस बार भी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इस बार 52वें संस्करण की जानकारी के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जहां दुनिया भर के फिल्मी समारोह में इफ्फी की बारीकियों से भी रूबरू कराया जा रहा है। पहली बार IFFI ने महोत्सव में भाग लेने के लिए प्रमुख OTT प्लेटफॉर्म्स को भी आमंत्रित किया है। शुक्रवार को इफ्फी के अंतर्गत भारतीय पैनोरामा श्रेणी के लिए फिल्मों के चयन की घोषणा की गई। इस श्रेणी में 25 फीचर फिल्में और 20 गैर फीचर फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। उत्तर पूर्वी भाषा दिमासा में बनी फिल्म सेमखोर से फीचर फिल्म श्रेणी की शुरुआत होगी। वहीं राजीव प्रकाश द्वारा निर्देशित फिल्म वेद द विजनरी गैर फीचर फिल्म श्रेणी की ओपनिंग फिल्म होगी। फीचर फिल्म श्रेणी में बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, हिंदी समेत संस्कृत फिल्में भी प्रदर्शित होंगी। गैर फीचर फिल्म श्रेणी में भी विभिन्न भाषाओं की फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। देश के साथ साथ दुनिया भर में प्रसिद्ध इफ्फी के शुरू होने का फिल्म प्रेमियों को बेसब्री से इंतजार है। अब आप दूरदर्शन न्यूज उत्तर प्रदेश के समाचार बुलेटिन और समसामयिक विषयों के कार्यक्रमों को हमारे YouTube चैनल DD News UP पर देख सकते हैं। इसके लिए आपको लॉगिन करना होगा www.youtube.com/DD News UP।